बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर 2020 और हफ्ता का दिन है। प्लांट्स किंगडम आपका जो चैप्टर है वो चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इसमें पाइन का लाइफ साइकिल एक्सक्लूडेड सिलेबस है। और आज जो नेक्स्ट आपने क्लास स्टार्ट करनी है दैट इज़ क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जो है इसका जो लफ्ज़ी मतलब अगर आप जाएंगे तो इसको कहा जाता है कवर्ड या क्लोज्ड सीड्स। अब कवर्ड या क्लोज्ड सीड्स के सीड्स जो हैं जिस तरह से जिम्नोस्पर्म्स में अनकवर्ड लीव्स की सरफेस के ऊपर पड़े हुए थे, इसमें लीव्स जो हैं वो अनकवर्ड नहीं है, दे आर क्लोज्ड। किसके अंदर क्लोज्ड हैं? दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर छुपे हुए हैं, कवर किए हुए हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। के अगर प्लांट्स की टोटल 3,60,000 स्पीशीज़ हैं तो 2,35,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इसमें एंजियोस्पर्म्स की हैं। और इनमें ये हाईली इवॉल्व जो हैं वो प्लांट्स हैं और इनका जो सक्सेसफुल होने की जो रीज़न्स हैं उनमें से एक ये भी है कि इनमें फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं और ये सबसे बेस्ट सूटेबल हैं लैंड एनवायरनमेंट के लिए। अब आप ये देखें कि ये स्पीशीज़ जो हैं इनके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं जो कि इनको बाकी प्लांट किंगडम से अलग रखते हैं। तो इनके सैलिएंट फीचर्स जो हैं इनमें फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्लावर्स, कि इनमें सीड्स बनते हैं और फ्लावर्स बनते हैं, ये इसकी ज़ाहरी अपीयरेंस है। इसके अलावा इनमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर हैं और दे आर मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक और इनमें डिफरेंट साइजेस होते हैं। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, हर्ब्स छोटे छोटे, श्रब्स झाड़ियाँ, ट्रीज़ बड़े दरख्त। और इसके अलावा इसमें जो है फ्लावर, फ्रूट और सीड्स की फॉर्मेशन जो है वो होती है। अब ये कि इनका हम देखते हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है। पहले आप ये देखें कि आपने इनको जिम्नोस्पर्म से अलग कैसे करना है कि इसमें फूल जो हैं वो लगते हैं और वही इसकी आइडेंटिफिकेशन का एक ज़रिया बनते हैं कि इनको दूसरे प्लांट्स जिनमें फूल हैं वो जो हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, जिनमें कि फूल नहीं है वो एंजियोस्पर्म्स नहीं है। फिर फूल किस तरह के हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसी की बिना पर एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो भी की जाती है। अब हम इसके लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है वो इसका स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो हमें प्लांट नज़र आता है वो इसमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है? दैट इज़ स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन मीन कि इसमें फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज़ डिप्लॉयड, के जो डोमिनेंट प्लांट है इन हाई प्लांट एंजियोस्पर्म दैट इज़ द स्पोरोफाइट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या हैं एक प्लांट के? इसमें रूट एंड शूट। रूट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, शूट भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन शूट का जो मेन पार्ट है स्टेम है, ब्रांचेस हैं इसकी और उसके साथ लीव्स हैं और लीव्स के साथ फ्लावर्स लगते हैं। अब फ्लावर्स जो हैं वो एक्चुअली क्या है? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। फ्लावर्स आर, जो फ्लावर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं दे आर मॉडिफाइड लीव्स। फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है और जो फ्लावर्स के पार्ट्स हैं सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स, वो क्या चीज़ें हैं? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। अब आप एक फ्लावर देखें, फ्लावर की जो कंपोनेंट्स हैं बेसिक वो क्या होते हैं? एक इसमें फ्लावर की स्टॉक है विच इज़ नोन एज पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर एक थोड़ा सा स्वॉलन पोर्शन है दैट इज़ नोन एज थैलेमस और थैलेमस के ऊपर ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज टॉरस। पेडिसिल, थैलेमस एंड टॉरस। और इसके साथ ऊपर जो हैं ये इसके पार्ट्स लगते हैं, फ्लावर के जो कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के वो हैं जी। इसमें सबसे पहले सेपल, फिर उसके बाद पेटल्स,
डिपेंड करता है कि कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं। और देन स्टेमेंस, और स्टेमेंस के बाद इंटरनली जो है इसमें दीज आर द कार्पल्स। ये पूरे का पूरा क्या है? फ्लावर, दैट इज मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। और है क्या ये? फ्लावर। अब ये मॉडिफाइड शूट है, पेडिसिल, थैलस, टॉरस, और ये इसके ऊपर जो है सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला, ये इसको जो है ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। अब इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है, फूल कोई भी आप इमेजिन कर लें, देख लें कि सबसे बाहर जो है वो ग्रीन कलर की पत्तियां लगी हुई होती हैं जो कि आम पत्तों से डिफरेंट होती हैं। दे आर नोन एज द सेपल। फिर उसकी जो कलरफुल जो हैं पत्तियां हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं, इसमें येलो हैं, रेड हैं, पिंक हैं, दे आर नोन एज द पेटल्स। उसके बाद इसमें आ जाते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स जो हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्दर रिप्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करते। ये पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ये इन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्ड कंडीशन, या बर्ड के अलावा भी काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्टिव होते हैं, सेपल एंड पेटल्स। और दूसरी बात क्या कि कलरफुल होने की वजह से पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए मेजर ये दो पार्ट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो एक इसमें पहला जो मेल पार्ट है उसको हम देखते हैं कि एक इसकी स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर जो है एक इस पे एंथर लगा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट। और इसको कहा जाता है एंथर। ये फ्लावर के पार्ट्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और एंथर के अंदर बनते हैं जी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और इसके साथ ही हम जो फीमेल पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऊपर डिस्क लाइक पोर्शन नोन एज स्टिग्मा, नीचे इसका जो है ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर फ्लावर में इनकी एक ही शेप हो, लेकिन ये जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है जिस तरह से मोस्टली होता है कि ऊपर का एक स्वोलन पोर्शन नोन एज स्टिग्मा, ये एक नेक लंबी सी नोन एज स्टाइल, और ये नीचे स्वोलन वॉज लाइक पोर्शन ओवरी। ये जी इसके कार्पेल के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो हैं यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट, पहले मेगास्पोर्स बनेंगे और फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे। अब ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं जी ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ओव्यूल्स जो हैं वो कितने होते हैं? दैट डिपेंड्स, क्योंकि ओवरी ने मेच्योर होके फ्रूट बनाना है, ओव्यूल्स ने मेच्योर होके सीड्स बनाने हैं। अब ओव्यूल जो हैं ये एक प्लांट में कितने एक फ्रूट में सीड्स होते हैं उतने ही ओव्यूल जो हैं उस ओवरी में मौजूद होते हैं। अच्छा, अब ये एंथर्स जो हैं हम यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स प्रोड्यूस हैं। यहाँ तक आप देखें कि सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड है। अब जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं उनमें होगा मियोसिस और एक ग्रुप ऑफ द 4 स्पोर्स बन जाएंगे। ये 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, इनमें से एक जो है वो जर्मिनेट करेगा। 4 माइक्रोस्पोर्स में से एक माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करेगा और उसने बनाना है जी मेल गैमेटोफाइट which is inconspicuous generation and dependent upon the sporophyte generation and enclosed inside the sporophyte organs। ये एक माइक्रोस्पोर है। अब ये माइक्रोस्पोर्स जो है बाकी 3 जो है वो कहाँ जाएंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। एक माइक्रोस्पोर्स जो है उसने जर्मिनेट करके माइक्रो गैमेटोफाइट बनाना है और अपनी दीवार के अंदर ही बनाएगा। कैसे ये बनाएगा कि ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये जब इसकी दीवार के अंदर एनक्लोज है दैट इज़ नोन एज पोलन। अब ये पोलन जो है जाके गिर जाएगा स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर और फिर इसका जो एक सेल है न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा।
एक अकेला आगे रह जाएगा, दो पीछे एक साथ जो हैं वो मौजूद होंगे। दीज बोथ आर नोन एज मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, और ये एक अकेला जो है इसमें, दैट इज़ नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर गिरा हुआ, दो इसके अंदर मेल गैमेट्स हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, और ये एक जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस है। वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाएगा और ट्यूब न्यूक्लियस से ये इसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देगा कि एक ट्यूब न्यूक्लियस जो है इस तरह से वो इलोंगेट हो जाएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो टिप पे होगा और मेल गैमेट्स जो हैं वो पीछे होंगे। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है यहाँ से जर्मिनेट करती हुई इसके अंदर ग्रो करेगी, ग्रो करते 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 ये अंदर आ जाएगी और आके इस ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी। अच्छा जी, जब ये कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, तो उस वक्त ये जो ओव्यूल हैं, एक हो या एक से ज़्यादा हों, इनमें कुछ चेंजेस आती हैं। इनमें क्या चेंजेस आती हैं? इनमें चेंजेस इस तरह से आती हैं, ये आप देखिए कि ये एक न्यूक्लियस ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक मौजूद है। एम्ब्रियो सैक में फ्यू सेल्स हैं। इसमें ये सेल्स कहाँ से आए हैं? ये फीमेल गैमेटोफाइट है कि ओव्यूल के अंदर जो सेल्स हैं दे आर नोन एज मेगास्पोर मदर सेल्स। अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो हैं इनमें भी मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स 3 बनते हैं और 3 में से एक मेगास्पोर 4 बनते हैं, 4 में से एक जो है वो जर्मिनेट करता है, 3 की डेथ हो जाती है। और एक मेगास्पोर जब जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके ये क्या बना देता है? ये एक एम्ब्रियो सैक बना देता है जो इसकी दीवारों के अंदर ही एनक्लोज है एंड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 सेल्स। 2 सेल्स जो हैं इसके यहाँ पे मौजूद हैं, दे आर नोन एज साइनर्जिड्स। ये हैं जी दोनों साइनर्जिड्स। अब ये आप ख्याल रखें कि ये जो है मियोसिस के बाद जर्मिनेट करके ये ऑर्गन बना रहा है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है हैप्लॉइड होगा, बाकी इससे पहले तक मियोसिस होने से पहले तक डिप्लॉइड था। और यहाँ पे जो है एग मौजूद होगा, वो स्फीयर या एग, और यहाँ पे 3 सेल्स हैं इस सिरे पर नोन एज एंटीपोडल सेल। जो पोल एग से ऑपोजिट है वहाँ पर 3 सेल्स हैं नोन एज एंटीपोडल सेल, और 2 जो हैं इसमें फ्री न्यूक्लियस हैं नोन, ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे एंड द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज फ्यूजन न्यूक्लियाई। ये काम कब हो रहा है? जबकि पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका है, एग या oosphere। तो जब ये गिर चुका है और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही है तो पॉलन ट्यूब जो है जर्मिनेट करते करते कहाँ तक आ जाती है? इस एरिया तक आ जाती है। फिर इस ओव्यूल के अंदर वो एंटर हो जाती है और ओव्यूल के अंदर एंटर होके तो ये लेके क्या आ रही है? ट्यूब न्यूक्लियस जो है यहाँ पर साइड पे हो जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस जो कि इसकी टिप पर था ये इसको ब्रेक करेगा और फिर साइड पे हो जाएगा। तो 2 इसमें जो मेल गैमेट्स हैं देन ये अपना रोल प्ले करेंगे। ये इस ओव्यूल के अंदर एंटर हो गए 2 मेल गैमेट्स। एक मेल गैमेट जो है 2 मेल गैमेट्स आ गए हैं, एक जो है इस एग के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। द फिनोमिना इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुई है, 2 मेल गैमेट्स आए हैं, एक ने इस एग को फ्यूज़ किया है और उसको दूसरे ने इसको इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ किया है। अब एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या था? एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम था जी हैप्लॉइड। इसके साथ दूसरा जो स्पर्म या मेल गैमेट फ्यूज़ किया उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम था हैप्लॉइड।
तो इस तरह से दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बना, जाइगोट, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है दैट वुड बी 2n एंड डिप्लॉइड। अब दिस इज़ नोन एज ओस्पोर। ओस्पोर जो है वो जाइगोट जो है वो मौजूद है, और दूसरा जो कि इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड था क्योंकि 2 न्यूक्लियस थे, तीसरा आ गया तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ट्रिप्लॉइड होगा। अब ये ट्रिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये किसको बनाएगा, ये एंडोस्पर्म मदर सेल है कि सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है ना, सीड जब आप बीज खोलते हैं किसी भी चीज़ का, मटर का इमेजिन करें कि आप बीज खोलते हैं तो एम्ब्रियो एक साइड पे होता है, बाकी सारा उसमें जो पल्प होता है, गूदा होता है, दैट इज़ नोन एज द एंडोस्पर्म। उसमें फूड स्टोर होती है। वो फूड किस चीज़ के लिए स्टोर होती है कि जब इसने एम्ब्रियो ने जर्मिनेट करना है एट द टाइम ऑफ सीड फॉर्मेशन, तो उस वक्त ये कि वो फूड जो है इनिशियली जब तक के सीडलिंग बन के अपना क्लोरोफिल और अपने पत्ते नहीं बनते तब तक वो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपने सारा प्रोसेस देखा कि इसमें 2 साइनर्जिड्स थे, एक एग था, 3 एंटीपोडल सेल थे, 2 फ्यूजन न्यूक्लियस थे, इनके साथ जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन हुई कि एक एग जो है वो इसके साथ फ्यूज़ हो गया एक गैमेट और ये जाइगोट बन गया, और दूसरा जो है यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गया जो कि ट्रिप्लॉइड है। तो ये जो फिनोमिना है दैट इज़ नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इन द मीन वाइल और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं कि ये जो ओव्यूल की वॉल है ये चेंज हो रही है। ये इंटेग्यूमेंट से कवर थी, लेयर्स के साथ, फोलियर लेयर्स के साथ ये कवर थी, अब ये हार्ड हो रही है। तो ये हार्ड हो के किस में चेंज हो रही है, टेस्टा, सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेन, 2 लेयर होती हैं सीड कोट की, सीड कवर की, एक बाहर वाली हार्ड लेयर दैट इज़ नोन एज सीड कोट और एक अंदर वाली सॉफ्ट लेयर दैट इज़ नोन एज टेगमेन, बारीक सी लेयर होती है। और ये हर सीड में सीड कोट और जो टेस्टा और टेगमेन है इनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो एनी हाउ इसमें जो इंटेग्यूमेंट्स हैं दे चेंज इनटू द सीड कोट या टेस्टा। अब ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो है ये सीड में चेंज हो रहा है और ये इंटेग्यूमेंट्स जो हैं ये सीड कोट या टेस्टा में चेंज हो रहे हैं। अब ये चीज़ जो इसमें ट्रिप्लॉइड एक न्यूक्लियस बन गया है एंडोस्पर्म का, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड और रीडिवाइड करके फूड को ये खींचता जाएगा और फूड को स्टोर करता जाएगा। ये सेल्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, साइनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, और ये एग जो है ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा और जाइगोट से ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। तो उस वक्त जब सीड जो है ओवरी के अंदर, ये सीड्स जो है ये ओवरी के अंदर मौजूद हैं, ओवरी जो है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। ओवरी में क्या चेंजेस आ रही हैं कि ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट में चेंज होती जा रही है। अब डिपेंड करता है कि फ्रूट के अंदर पल्प कितना इकट्ठा हो रहा है, एक्स्ट्रा फूड कितनी स्टोर हो रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट। आप ये देखें कि मैंगो है, ऑरेंज है, उसमें फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा जूसेस और फ्रूट जो फूड है वो इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो शेल्स वाले फ्रूट्स हैं, पीनट्स हैं, उसमें सीड्स के बाहर जो है कोई ज़्यादा फ्रूट जो फूड है वो इकट्ठी नहीं होती, और हार्ड शेल्स जो हैं, ओवरी वॉल्स जो हैं वो हार्ड शेल्स की शेप में चेंज हो जाती हैं कि जब आप पीनट का शेल खोलते हैं तो बाहर जो है वो शेल होता है और अंदर सीड होता है। सीड के ऊपर एक लाइट ब्राउन कलर का कोट होता है दैट इज़ नोन एज सीड कोट, और ऊपर जो हार्ड शेल होता है जो कि वुडन इन अपीयरेंस होता है दैट इज़ द ओवरी वॉल, वो ओवरी की वॉल होती है। तो वो जो बाहर जो ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और इंटेग्यूमेंट्स या ओव्यूल की वॉल जो हैं वो सीड कोट में चेंज हो जाती हैं। सो सीड्स में ओव्यूल मेच्योर होके सीड में चेंज हो गए, ओवरी मेच्योर होके फ्रूट में चेंज हो गई। अब यहाँ पे जो है सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सीड जो हैं जैसे ही फ्रूट से रिलीज़ हो जाएं, कैसे रिलीज़ होंगे, या तो ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं उस फ्रूट को खा लेंगे, या फिर ये कि ये सीड जो हैं वो गिर जाएंगे, फ्रूट गिर जाएंगे ज़मीन पे और गल सड़ जाएंगे और सीड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो जब तक ये कि सीड्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, प्रॉपर इसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, सीड्स जो हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। एंड द रेस्टिंग कंडीशन
इज़ नोन एज डॉर्मेंसी। फिर जब कभी इनको मुनासिब कंडीशंस मिलती हैं, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो मौसम चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो मॉइस्चर चाहिए, वो अवेलेबल होता है, तो सीड्स जर्मिनेट करते हैं। एम्ब्रियो जो हैं, एम्ब्रियो डिवाइड और रीडिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में जाइगोट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो सीड्स को जब खोला जाता है तो इसमें सबसे पहले क्या निकलता है, उसका कवर उतरता है जिसको टेस्टा कहते हैं। फिर 2 कॉटिलीडन्स या 1 कॉटिलीडन वो एंडोस्पर्म के बने हुए होते हैं जिसमें स्टोर फूड होती है, और छोटा सा एक एम्ब्रियो जो है एक साइड पे मौजूद होता है जिसके 2 पोर्शन होते हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल जो है वो इनिशियल शूट में चेंज होता है और हाइपोकोटाइल जो है इनिशियल रूट में चेंज होता है व्हेन एवर सीड्स जर्मिनेट। अब इसके बाद जी आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की जो क्लास है उसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है, मोनोकॉट्स विद 1 कॉटिलीडन एंड डाइकॉटिलीडनस प्लांट्स विद 2 कॉटिलीडन्स। के इसके एम्ब्रियो में कितने सीड जो कॉटिलीडन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर प्लांट्स जो हैं उनके जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो निकलता है उसमें एक ही कॉटिलीडन हो तो दे आर नोन एज मोनोकॉट्स। अगर 2 कॉटिलीडन्स निकले तो दे आर नोन एज डाइकॉट्स। अब ये कि फर्दर इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, क्लासेस हैं, इसमें फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ जो हैं एट दिस टाइम दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई हैं ड्यू टू द स्मार्ट सिलेबस। यहाँ पे थोड़ी सी जो वेरिएशन है मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में एक तो आपने बात कर ली कि एम्ब्रियो के जो 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, ये देख लीजिए, ये एम्ब्रियो को खोला हुआ है, सीड को बाहर सीड कोट है इसमें, फिर ये जो है एंडोस्पर्म के 2 कॉटिलीडन्स हैं, और ये जो है इसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के पोर्शंस जो हैं सीड के अंदर छुपे हुए हैं। और ये मोनोकॉट, इसमें सीड का जो एम्ब्रियो का एक ही कॉटिलीडन है, और यहाँ पर जो है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के पोर्शन जो हैं वो छुपे हुए हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है एक थिन लेयर की शक्ल में इन कॉटिलीडन्स के ऊपर है, क्योंकि फूड जो है वो सारी की सारी इन कॉटिलीडन्स में। सम टाइम फूड जो है, ये कॉटिलीडन्स जो हैं ये बहुत छोटे से बारीक से होते हैं, फाइन से बिल्कुल कॉटिलीडन्स होते हैं, और बाहर एंडोस्पर्म की एक थिक लेयर होती है, और वो एंडोस्पर्म की लेयर जो है सीड के अंदर मौजूद होती है। एनी हाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स। इसके बाद जी इसमें हम देखते हैं सेपल और पेटल कैसे होती हैं। तो इसमें डाइकॉट्स में 4 या 5 होंगी, या मल्टीपल ऑफ 4 और 5। मल्टीपल ऑफ 4 और 5 के 4 और 5 के पहाड़े के मुताबिक जो है इसमें पत्तियों की तादाद होगी। बहुत ज़्यादा भी ये हो सकती है, जैसे आप रोज़ में देखें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं। इसमें 3 जो हैं पेटल्स हैं और 3 ही सेपल्स हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स हमेशा 3 के पहाड़े का जो भी आंसर आता है, 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15, 18, 21, इस तरह से कोई भी इसमें पत्तियों की तादाद हो सकती है सेपल्स की और पेटल्स की। अब ये बंडल्स किस चीज़ के, वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम के, दे आर प्रेजेंट इन द रिंग। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, लेकिन यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, इकट्ठे एक रिंग की शक्ल में प्रेजेंट नहीं है। फिर नाउ वी कम टू द लीव्स। इसमें वेन्स जो हैं नेट की शक्ल में इन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन, लेकिन यहाँ पे वेन्स जो हैं दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रास में, घास के पत्तों में, कि पैरेलल वेनेशंस चल रही होती हैं। या मकई के पौधे हैं, उसके वीट के पौधे हैं, चावल के पौधे हैं, सब में वेन्स जो हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं। अब इसमें स्टेम जो है सम टाइम इट इज़ हर्बेशियस, सम टाइम इट इज़ वुडी, लेकिन इसमें कभी भी वो वुडी नहीं होता, हमेशा ही हर्बेशियस रहता है। देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ द फ्लावर, कि इसमें फ्लावर्स जो हैं वो रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। इसमें भी फ्लावर्स जो हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर से क्या मुराद है, रेगुलर फ्लावर वो होता है जिसमें रेडियल सिमेट्री जो है वो मौजूद हो। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री जो है एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको एक से ज़्यादा प्लेन्स में काटें, आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आ जाएं, दैट इज़ नोन एज रेडियल सिमेट्री। और दूसरी सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो है कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप जो हैं
किसी चीज़ को सिर्फ एक प्लेन से काटें तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स आ जाएं। यहाँ पे आप इसको इस प्लेन से काटेंगे तो आपके पास 2 एक जैसे हाफ आएंगे। यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से आपके पास 2 इक्वल हाफ्स नहीं आएंगे। सिर्फ एक प्लेन ऐसी है जहाँ से आप इसको कट करें तो आपके पास 2 इक्वल हाफ्स जो हैं वो आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री। अब आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे इस चैप्टर में आके हो गया है। इस वजह से ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अलग से पता होंगी। ये याद रखने की बातें हैं ताकि जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएं। अच्छा, अब ये बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। जब फ्लावर में रेडियल सिमेट्री होगी द फ्लावर इज़ नोन एज रेगुलर, और जब फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री होगी द फ्लावर इज़ नोन एज इर्रेगुलर। ये बात होगी। इसके बाद जी इसमें जो इंडिविजुअल और यूनाइटेड पेटल्स हैं वो हो सकती हैं। तो अगर पेटल्स जो हैं वो अलग अलग हों तो कंडीशन इज़ नोन एज सेपरेट पेटल्स, और अगर ये यूनाइटेड हों तो कंडीशन इज़ नोन एज गैमो पेटल्स। ये दोनों में ही, मोनोकॉट में भी ऐसा है कि कभी पेटल्स अलग होती हैं, कभी जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसमें भी सेम कंडीशन है कि पेटल्स जो हैं वो सेपरेट हैं और यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें ओवरी सुपीरियर है, यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर है। अगेन ओवरी सुपीरियर इन्फीरियर, दोनों में ही ओवरी जो है वो सुपीरियर भी हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है। ओवरी सुपीरियर और इन्फीरियर से क्या मुराद है कि अगर फ्लावर के बाकी पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के नीचे आके यहाँ पे अटैच होते हों, ये टॉरस के ऊपर, ये जो रिसेप्टिकल है इसके ऊपर जब प्लांट्स के पार्ट्स आके अटैच होंगे तो ओवरी जो है वो ऊपर की तरफ होगी, द ओवरी वुड बी नोन एज सुपीरियर। और अगर बाकी ऑर्गन्स जो हैं इस तरह से ओवरी के ऊपर की तरफ यहाँ पे अटैच होंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन, और ओवरी नीचे होगी, देन द ओवरी वुड बी नोन एज इन्फीरियर। ठीक है जी, ये बातें हो गई। दैट्स इट विद द चैप्टर। ये सारी जो फैमिलीज़, जो 6 की 6 फैमिलीज़ हैं, इनमें से कोई एक भी आपके सिलेबस में नहीं है और इन सब को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब आपने ये सब कुछ नहीं करना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर हो गया। इसमें अब जो कुछ पढ़ा है कम से कम उसको अच्छे तरीके से याद कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हुए ख्याल रख लें, क्योंकि अब जो आपके पास की बुक्स हैं या बुक्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट हैं या लॉन्ग हैं, वो पूरे पूरे चैप्टर्स में से बने हुए हैं। स्मार्ट सिलेबस की ज़रूरत ही पहली दफ़ा पेश आई है। तो ये स्मार्ट से आप ये कि जब आपने चैप्टर को पढ़ना है तो आप गौर से पढ़ें कि जो जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस की कॉपी मौजूद है उसमें चेक कर लें कि टॉपिक आपके पास है या नहीं है। उसके मुताबिक आप एक दफ़ा इसमें से टेक्स्ट बुक में से पढ़ लें, जो नहीं है उनको छोड़ दें, और फिर जब शॉर्ट क्वेश्चन करने की तरफ जाएँ तो उनको भी चेक कर लें कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसमें से हैं या उसके अलावा हैं। उसके अलावा हैं तो उनको फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कि वो शामिल हैं तो फिर उनको आप करेंगे। और ये फ़िलहाल का लफ्ज़ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने का पता कोई नहीं होता कि मे भी वो कह दें कि पेपर जो हैं हम मई जून की बजाय जो है आपके अगस्त में कर देंगे तो सिलेबस पूरा आएगा, तो फिर स्मार्ट सिलेबस का वजूद जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। फ़िलहाल ये कि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस भेजा आपके लिए, हम स्मार्ट सिलेबस ही करेंगे। अगर उन्होंने कहा कि पूरा सिलेबस शामिल करना है तो फिर ये कि हम बाकी करेंगे, फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। जो जो आपने किया है इसको तवज्जो से करते जाएं। अगर टाइम पे पेपर्स हो गए तो फिर यही कुछ आएगा, अगर लेट हुए तो फिर मे बी के रूल्स कुछ चेंज हो जाएं। फ़िलहाल जो स्मार्ट सिलेबस आपके पास आ गया आप उस पर फोकस करें, और जो जो बातें बताई जा रही हैं उनको तवज्जो से सुनें और तवज्जो से करें और तैयार करें इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलेज आते ही आपके पेपर्स हो जाने हैं। अब ये प्लांट किंगडम का चैप्टर जो कि बहुत लंबा था, ये अब बहुत ही छोटा सा रह गया है और ये फंजाई के बराबर ही ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसमें से भी जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको याद करके अपने पास लिख लें, और जो लॉन्ग हैं उनको जस्ट याद कर लें। लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ज़रूर लिख लें। और जो बाकी MCQs हैं उनको सॉल्व कर लें बुक में से भी, और बुक के अलावा भी जो हैं उनको की बुक्स में से उनको जस्ट सॉल्व कर लें। आंसर्स देखे बगैर करें, फिर आंसर्स देख के उनको वेरीफाई करने कि जो आपने किया है वो ठीक किया या नहीं किया। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला हम एनिमल किंगडम को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं और क्या क्या नहीं है। इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।